हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके सामने पेपर लेकर आए हैं 1 अक्टूबर का सेकंड पार्ट, मतलब जो दोपहर के टाइम पर हुआ था उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे और संभावित और जो प्रश्न बन सकते हैं इस प्रश्न पत्र में से उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से बगैर समय बिताए। और पहला जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, वो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIE द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा। अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये कौन सी संस्था है दोस्तों? ये वो संस्था है जो भारत में एयरपोर्ट्स या उड्डयन अनुसंधान संगठन से संबंधित कार्य करती है। इसका जो कामकाज है एयरपोर्ट्स की देखरेख करना और साथ में ऐसा अनुसंधान करना जिससे जो एयरपोर्ट है उनकी कंडीशन को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करा जा सके या सुधारा जा सके। तो इनके द्वारा एक अनुसंधान संगठन स्थापित किया गया है। अब अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित करा गया है दोस्तों? हैदराबाद में स्थापित करा गया है ना। हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है और इस अनुसंधान के माध्यम से इस बारे में पता लगाया जाएगा कैसे भविष्य में जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी मुसीबतें हैं या जो दुर्घटनाओं की संभावना है उनसे कैसे पार पाया जा सकता है, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो हैदराबाद हमने कल वाले पेपर में डिस्कस करा था। कल मीन्स इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करा था हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। बस उसी हवाई अड्डे के में अनुसंधान संगठन स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर अनुसंधान किया जाएगा, जहाँ पर रिसर्च किया जाएगा और जहाँ पर आने वाली भविष्य की जो संभावनाएं मुसीबतें हैं उनसे निपटा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी 5 जुलाई को हुई थी 2018 को। कब हुई थी? 5 जुलाई 2018। उस समय जो मंत्री थे कौन थे? इसके केंद्रीय मंत्री वो थे सुरेश प्रभु। ठीक है, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो तारीख भी याद रखिए, 5 जुलाई 2018 को उद्घाटन करा गया था, सुरेश प्रभु के द्वारा करा गया था, जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, उनके द्वारा स्थापना करी गई थी हैदराबाद की। हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं भारत के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं कहाँ कहाँ पर है और उनको किस नाम से जाना जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर लेते हैं एयर इंडिया की। मतलब थोड़ा सा जो टॉपिक हमारा बच गया था, अब हवाई यात्रा से संबंधित जो भी प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे, पर एक ही प्रश्न बचता है कि एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी। मैंने जल्दी में कल बोला था। तो एयर इंडिया वैसे तो अपने इंडिया में नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था, पर इसकी शुरुआत हुई थी 1932 में। 1932 में इसको किस नाम से जाना जाता था? टाटा एविएशन के नाम से। टाटा एविएशन के नाम से जाना था, जिसकी शुरुआत किसने कर दी? JRD टाटा ने। मतलब इसकी स्थापना JRD टाटा के द्वारा करी गई थी 1932 में। 1932 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ, इन्होंने सबसे पहले उड़ान भी भरी थी, प्राइवेट जेट था इनका, उससे इन्होंने उड़ान भरी थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ ऐसी संस्थाएं और आ गई। 1947 में 4 संस्थाएं, फिर 1951 में 4 और आ गए, इसे कुल मिलाकर 8 हो गए। 1950 में सरकार ने सारी संस्थाओं को मिलाकर एक राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करा जिसका नाम था एयर इंडिया। अब एयर इंडिया के साथ में एक और स्टार्ट करा गया था, इंडियन एयरलाइंस। अब इंडियन एयरलाइंस को हाल फिलहाल में क्या कहा जाता है? ओब्वियसली इसको कहा जाता है इंडियन। तो इसकी शुरुआत भी कब हुई थी इंडियन एयरलाइंस की? 1955 में। पचपन में। तो 2 थे, एक विदेशी यात्रा के लिए और एक देश में
एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करवाने के लिए इंडियन एयरलाइंस खोली गई थी। उसके अलावा दो और थे, एक था पवन हंस और एक वायुदूत। पवन हंस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? पवन हंस की स्थापना 1981 और वायुदूत की 1981 में। तो ये दो स्थापना हेलीकॉप्टर से संबंधित थी और जो दो स्थापना थी वो किससे संबंधित थी? वो थी एयरलाइन से संबंधित। तो याद रखिएगा, इनमें से प्रश्न आ सकता है। पवन हंस 1985, वायुदूत 1981, इंडियन एयरलाइंस 1955, एयर इंडिया की वास्तविक 1932 में JRD टाटा के द्वारा, पर बाद में नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ और इंडिया जो आया एयर इंडिया के नाम से सामने वो 1955 में। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित प्रश्न आ चुका है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन थे? सुरेश प्रभु। 5 जुलाई 2018 स्थापना हुई, कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई। लखनऊ, पटना और दिल्ली इस ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है? अब यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग क्या, ये भी समझ लेते हैं। मतलब जहाँ नॉर्मल सेटिंग होती है, जहाँ से टेम्परेचर फिक्स होता है, जैसे अभी AC में 18 डिग्री आती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, अब इसमें क्या डिसाइड करा गया है केंद्रीय बिजली मंत्रालय के द्वारा कि कम से कम 24 डिग्री हो, क्योंकि इंसान का जो शरीर का तापमान है वो कितना होता है? 36 से 37 डिग्री के आसपास होता है। अब जब इंसान का शरीर का तापमान इतना है तो फिर तापमान इतना कम क्यों किया जाए? क्योंकि ज़्यादा तापमान कम करने से एयर कंडीशन के बिजली की खपत ज़्यादा होती है, करीबन 6 से 7% बिजली ज़्यादा लगती है। इसलिए केंद्रीय बिजली मंत्री जो थे उन्होंने अलग अलग कंपनियां जो भी एयर कंडीशन बनाने का काम करती है उनके साथ में मीटिंग करी और ये निर्णय लिया कि आप एक काम करिए, विचार करिए और जो एयर कंडीशन है उसका जो तापमान है, जो लिमिट है वो 24 डिग्री से स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि फाइनल निर्णय नहीं लिया गया कि इतना ही होगा, पर मे भी इन फ्यूचर भविष्य में ये चीज़ें डिसाइड करी जा सकती है और भविष्य में हो सकता है कि आप एयर कंडीशन खरीदें तो एयर कंडीशन का जो टेम्परेचर है या जो भी एक बेस है ना, वो कितना हो जाएगा? 24 डिग्री से स्टार्ट होगा, मतलब उससे कम आप टेम्परेचर नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये 24 डिग्री किसके द्वारा लिया गया है? ये बिजली मंत्रालय के द्वारा विचारणीय है और केंद्रीय बिजली मंत्री के द्वारा ये बात कही गई है। हालांकि इंसान के जो शरीर का टेम्परेचर है वो कितना होता है? शरीर का तापमान कितना होता है? (36 से 37 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो 96.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है दोस्तों, तो शरीर का तापमान हो गया, ये हो गया। अब इसके अलावा है ना और भी कुछ चीज़ें अगर आ सकती है कि वो कौन सी गैस है जिसके निकलने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो और कहाँ से निकलती है? तो वो एयर कंडीशन से ही निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो जो गैस निकलती है वो एयर कंडीशन का इस्तेमाल करने से निकलती है। ये प्रश्न भी आता है, हालांकि ये विज्ञान का प्रश्न है, सामान्य अध्ययन के पोर्शन में कम ही पूछा जाता है, पर मे भी पूछा जा सकता है। दैट्स वाई वी मस्ट बी रेडी फॉर इट। तो दोस्तों ये हो गया। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर में स्थित है घटिया गांव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य या केन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो दोस्तों घड़ियाल वाली बात है, मतलब नदी में घड़ियाल प्रजनन होगा। तो चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य है, वो है चंबल अभ्यारण्य में। भारत में 3 प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है घड़ियाल, है ना। आपने एलिजेटर या क्रोकोडाइल के बीच में अंतर पढ़े ही होंगे साइंस में कि एलिजेटर और क्रोकोडाइल, एलिगेटर होता है, एलिजेटर होता है, एलिगेटर होता है शायद, है ना। तो आप साइंस के स्टूडेंट, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि आपने साइंस पढ़ा था। मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, अब तो मैं विज्ञान से दूर से राम राम कर लेता हूँ। विज्ञान गणित इनसे तो मुझे ना एलर्जी, डर है भयंकर। आप ये मानिएगा अगर कोई मुझसे 2 और 2 4 पूछेगा तो गलती से मेरा 5 ही होता है, 4 कभी भी नहीं होता। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर जो है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है, जहाँ पर घड़ियाल अभ्यारण्य मतलब घड़ियालों का पालन पोषण होता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य, अगर पूछा जाए ना कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा एकमात्र अभ्यारण्य है तो वो है घड़ियाल। अब इससे पहले हम बात कर चुके हैं अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या फर्क है, बार बार मैं बताता आ रहा हूँ आपको। और आप देख रहे होंगे 5 प्रश्न पत्र हो गए हमारे अभी तक, और 5 प्रश्न पत्र में 3 से 4 प्रश्न पत्र में हम अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें ये भी पता हो चुका है कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, भारत में 101 है।
मध्य प्रदेश में कितने हैं? 9। कौन कौन से, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से जिले में, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अभ्यारण्य कितने हैं? 552, ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब सिर्फ है ना जीव आरक्षित क्षेत्र बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने जानबूझकर बचा रखा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रश्न में उससे संबंधित पेपर में प्रश्न आए और फिर हम उसको डिस्कस करें। ठीक है, तो आज अभ्यारण्य की बारी आई है, तो अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। अब मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य? 552 हमने डिस्कस करा कि 101 कहाँ भारत में और 552 भी कहाँ पर? पूरे देश में। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है? 9। अभ्यारण्य कितने हैं? ये आज मैं बता देता हूँ आपको, 25 अभ्यारण्य। कितने? 25। ठीक, अब सभी अभ्यारण्य का तो नाम आप याद कर नहीं सकते, खास खास अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस कर ले। अब इससे पहले वाले प्रश्न पत्र में हमने एक प्रश्न में 2 ऑप्शन याद करे थे, अगर आपको याद हो तो। एक सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है? सागर में, नोरादेही करके, है ना। कहां पर? सागर में। और सबसे छोटा भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, राला मंडल। कहां पर है? इंदौर में। तो आप एक तो भूलते बहुत हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये हो चुके थे हमारे। मैंने रिकॉल करवा दिया था कि अगर आपके दिमाग से कहीं ना कहीं हट रहा है, धुन छट रहे हैं, धुन आ रही है, तो मैंने उसको छाट दी। अब कुछ और अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले उन अभ्यारण्य की बात करते हैं जहां पर मैं जा चुका हूं, क्योंकि मैं देवास का हूं, तो सबसे पहले मैं सिवनी जा चुका हूं। तो सिवनी अभ्यारण्य, अब आप समझ ही गए होंगे कहां पर है? देवास। देवास में तो है, पर देवास के साथ में सीहोर भी। तो देवास सीहोर दोनों जिलों की सीमा पर लगा हुआ है ये अभ्यारण्य। फिर अब मैं जा चुका हूँ रातापानी। आपको बताया भीमबेटका में गया था, तो रातापानी जो जगह है वो भीमबेटका के एकदम करीब, एकदम पास में, और वो कौन से जिले में है? रायसेन में। तो यहाँ पर भी मैं जा चुका हूँ। फिर पंचमढ़ी, कहाँ पर दोस्तों? होशंगाबाद में। फिर सोन कहाँ पर है? सीधी में। संजय अभ्यारण्य कहां पर है? सीधी में। अब देख लेना दोनों में से कौन सा सही है। हिंदी में मात्रा वो की गलती मत ढूंढेगा कृपया करके, क्योंकि मेरा जो हिंदी है, देवनागरी जो लिपि है, वो काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मुझसे वो उम्मीद मत करिएगा कि हिंदी में मात्रा की गलती ना करो दोस्तों, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में अगर बात करें पेंच, सिवनी, बोरी, होशंगाबाद, फैन, मंडला, ठीक है दोस्तों। तो ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया 11। करीबन 11 अभ्यारण्य के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और ज्यादातर जो प्रश्न इन्हीं अभ्यारण्य से आते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, उनके बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है। खासकर पचमढ़ी के बारे में पूछा जाता है, या फिर सोन के बारे में पूछा जाएगा, या फैन के बारे में पूछा जाएगा। तो इनसे संबंधित ही प्रश्न आते हैं, इससे बाहर प्रश्न आते नहीं। ठीक है, तो अभ्यारण्य के बाद में अब हम चलते हैं सोन। हमने नहीं लिखा, क्या छूट गया ना? सोन हो गया ना सीधी में। और केन, भटिया गांव अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, छूटे हुए हैं तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और घटिया गांव अभ्यारण्य, ठीक है, ये तीनों अभ्यारण्य प्लस आप एक काम करिएगा, जो बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं? 12 और। तो इन सारे अभ्यारण्य के बारे में आप एक काम करिए, या तो मेरा लेक्चर बना हुआ वो देखिए, या फिर एक काम करिए आप खुद सर्च करिए। आप सर्च कर लेते तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं सर्च कर पाते हैं तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं, मेरा लेक्चर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि 12 ओरल मतलब है ना, मुझे 14 और लिखने पड़ेंगे, काफ़ी समय जाएगा। ठीक है, तो
वो आप मेरा लेक्चर, मतलब एक पर्टिकुलर मैंने लेक्चर बनाया है जिसमें भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के अभ्यारण्य और जीव आरक्षित क्षेत्र, सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करी गई। कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से जीवों को आरक्षित करा गया, क्या क्या खासियत है, कब बनाए गए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा। काफ़ी लेंथी वीडियो है, वो आप वो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अन्य भारतीयों को भारत वटवानी के साथ 2018 रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंशु गुप्ता, संजीव चतुर्वेदी, दीप जोशी और सोनम वांगचुक। तो दोस्तों इनके ऊपर मूवी बन चुकी है 3 इडियट्स, है ना। हंसुक वाकड़े का जो कैरेक्टर था वो इन्हीं से इंस्पायर था, इन्हीं से प्रेरित था। और इनको और इनके साथ में भारत वटवानी जी को और 4 और लोगों को, 6 लोगों को रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में, फिर हम बात करेंगे रेमन मैग्सेस पुरस्कार की, क्योंकि उससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब किस भारत वटवानी जी कौन है? ये चिकित्सक, इलाज करते हैं, खासकर जो मनोरोगी है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, उन लोगों का इलाज ये फ्री में करते हैं। जो भी सड़कों पर घूमते रहते हैं, घर परिवार से दूर हैं, उनको ये अपने क्लिनिक पर लाते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनको ठीक होने के बाद में उनके परिवार से मिलवाने का काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने एक रिहेबिलिटेशन सेंटर या एक संस्था थी जिसका नाम था श्रद्धा, उस नाम से चलाते हैं, अपनी बीवी के साथ में ये चलाते हैं। बस इन्हीं के सामाजिक कार्यों की वजह से इन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। अब सोनम वांगचुक कौन है? अभियंता है, इंजीनियर है और शिक्षा शास्त्र, मतलब शिक्षक के रूप में मान सकते हैं आप इनको। तो इन्होंने लद्दाख में, लद्दाख के हैं ये, क्योंकि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे प्रश्न आ रहे हैं भैया, और ऐसी एग्जाम मूवी तो देखनी चाहिए। 3 इडियट्स है, छिछोरे हैं, ये तो काफ़ी इंस्पिरेशनल मूवी है, काफ़ी हमको सीख मिलती है इन मूवी से। ठीक है, और अगर ये नहीं भी देखे तो अक्षय कुमार की जरूर देखिएगा। अक्षय कुमार मेरा फेवरेट हीरो है, और आप इतना तो अपना रिश्ता बन चुका है कि मैं आपको फोर्स कर सकता हूं कि अक्षय कुमार की मूवी देखिएगा, है ना। कंगना रनौत की मूवी देखनी नहीं देखनी ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी पार्टी के। अगर आप बीजेपी के हैं तो जरूर देखनी चाहिए, अगर आप बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी के हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो आप मुझे घेर लेंगे। तो आप देखिए आपके हिसाब से आप कौन सी पार्टी के। पर अक्षय कुमार से आई डोंट थिंक कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो अभी आ ही रही है उनकी मूवी, काफ़ी लाइन से 7-8 मूवियाँ हैं, तो कोई से तो बेल बॉटम है, या फिर लक्ष्मी बॉम्ब है, या फिर बच्चन पांडे है, या सूर्यवंशी है, वो और कोई सी मूवी 2 हो गई कि आने वाली मूवी में पृथ्वीराज है, ये तो देखनी है हमें। ठीक है, तो चलिए अब मूवी से अब हट के वापस हम आ जाते हैं एग्जाम पे। सोनम वांगचुक की बात कर ली कि सोनम वांगचुक कौन है? अभियंता है, शिक्षक है, और इनको इसीलिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। अब रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश का है? तो वो देश दोस्त है फिलीपींस का। कहाँ से दिया जाता है? फिलीपींस से। किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रपति के नाम से। जो राष्ट्रपति जी थे उनका क्या नाम था? रेमन मैग्सेस की जयंती पर दिया जाता है ये पुरस्कार। कब दिया जाता है? उनकी जयंती पर। कितना है? $50,000 दिए जाते हैं, अमेरिकन डॉलर। 50,000 अमेरिकन डॉलर दिए जाते हैं। दो 2000 में किनको दिया गया था? भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक को। अभी 2019 का भी आपने सुना होगा, टीवी पे काफ़ी आया था, काफ़ी हो हल्ला हुआ था, क्योंकि ये दिया गया था रवीश कुमार को। और रवीश कुमार तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, खासकर एक ग्रुप उनको काफ़ी कोसता है और एक ग्रुप उनकी काफ़ी तारीफ करता है। हालांकि वो या फिर अन्नम गोस्वामी, दीपक चौरसिया
ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये तो अब आप ही जाने, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर किसी आलोचना कर नहीं रहा हूँ। तो रवीश कुमार को मिला था क्योंकि ये अच्छे पत्रकार हैं, एंकर है, और इनके कार्यों के लिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 2019 का, ठीक है। तो फिलीपाइंस दिया जाता है, जिसको फिलीपींस बोलते हैं हिंदी में, और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार की भी हम बात करेंगे, पर आगे बात करेंगे नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, कौन कौन सी उसमें दिया जाता है। अब ये अगर बात करें तो कितने भागों में दिया जाता है? 6 अलग अलग, क्या बोल सकते हैं कि 6 अलग अलग कार्यों के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता भी उसमें, समाज सेवा भी, ऐसे 6 अलग अलग विभागों के लिए दिया जाता है, विभाग बोल सकते हैं। 6 अलग अलग विभागों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। रवीश कुमार जी से 12 साल पहले किसी पत्रकार को ये अवार्ड मिला था भारत के, ठीक है। 12 साल बाद रवीश कुमार जी को ये अवार्ड दिया गया। तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस से दिया जाता है। राष्ट्रपति जी की जयंती पे दिया जाता है, उनके राष्ट्रपति जी की याद में दिया जाता है, जो जनता के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध थे, तभी से वहाँ से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ। $50,000 अमेरिकन डॉलर दिया जाता है, करीबन 35 लाख भारतीय करेंसी हो गई अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो। 2019 का रवीश कुमार को मिला था, 2018 का भारत वटवानी और सोनम वांगचुक को मिला था। भारत वटवानी जो डॉक्टर है और सोनम वांगचुक जो अभियंता और शिक्षक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अब अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अगर आप गौर करेंगे तो इससे पहले वाले प्रश्न में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनको ओलंपिक पदक मिला था। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। कल ही मैंने एक ऐसा प्रश्न डिस्कस करा था जिसमें हमने ना काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी थी और काफ़ी खिलाड़ियों के नाम लिखे थे, कौन सा खिलाड़ी क्यों प्रसिद्ध है, ठीक। उसमें इन चारों का नाम था। आज फिर हमारे सामने ये प्रश्न आ गया। तो यहाँ पर एक बात देखिए, आपकी जो रिपीटेशन है क्वेश्चन की वो सेम चल रही है। मतलब बोतल हमारे सामने ऑप्शन है, क्योंकि मेरे सामने रखी तो मैं बोतल देख पा रहा हूँ। बोतल कैसे बनी, बोतल में कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करा, बोतल में क्या क्या चीज़ें भरी जाती है, बोतल की साइज क्या है, मतलब प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। पेपर 5 हो गए हैं पर प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। तो अगर हम किसी टॉपिक को पकड़कर उसकी बाल की खाल निकालें ताल ठोक के टाइप के, तो यकीन मानिए एग्जाम पास करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ना। वो कहते हैं ना बहुत हार्ड रीडिंग और स्मार्ट रीडिंग, शायद मैंने पहले पेपर में कहा था आपको कि बच्चे हार्ड रीडिंग करते हैं ना कि स्मार्ट रीडिंग करते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है। सामान्य ज्ञान एक अपार है, समुद्र है ना। और समुद्र में ओबियसली आप एक लोटा ही भर सकते हैं, समुद्र का पानी तो भर नहीं सकते। तो बस अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम लोटा पानी का भर रहे हैं वो पीने लायक भर रहे हैं कि पीने लायक नहीं भर रहे हैं। तो ये है सामान्य ज्ञान में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे काम का वो पढ़ रहे हैं कि बाकी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जो थी ये सबसे पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक का पदक जीता था। इन्हें कांस्य पदक मिला था और इनका भार जो था 29 किलो वर्ग में इन्होंने भाग लिया था, ठीक। अब क्या करा था इन्होंने, मैं आपको बता चुका हूं, भारोत्तोलन है ना, वजन उठाने में इन्होंने अवार्ड जीता था कांस्य। साक्षी मलिक कौन है? अब साक्षी मलिक के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं कि भारतीय पहलवान है ये, और ये पहली महिला पहलवान है जिनको अवार्ड मिला था ओलंपिक में, मेडल मिला था। कब? 2016 के ओलंपिक में, 2016 के ओलंपिक में इन्होंने अवार्ड जीता था। तो ये भी आ सकता है, ये आया है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो ये भी पूछा जा सकता है वो कौन सी पहली प्रथम महिला पहलवान थी जिनको ओलंपिक में अवार्ड मिला। तो 2016 में साक्षी मलिक को। अब पीवी सिंधु और साइना नेहवाल दोनों ही बैडमिंटन की खिलाड़ी है और दोनों के ही अपने अपने अचीवमेंट्स है और दोनों ही काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। एक और नाम आपको यहाँ पर मिल सकता है, ज्वाला गुट्टा, ठीक है। पर पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की पहले हम बात कर लेते हैं। पीवी सिंधु कौन है दोस्तों? तो इन्होंने 2019, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आंसर बन रहा है, क्वेश्चन आ सकता है 2019 का है, और इस साल अगर एग्जाम हुई ऑब्वियसली तो 2019 के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 2019 में इन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन
चैंपियनशिप जीती थी। मतलब जो वर्ल्ड कप होता है ना बैडमिंटन का, वो जीता था इन्होंने। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इनका। भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन जीता। इनसे पहले सिर्फ प्रकाश पादुकोण जीत पाए, वो पुरुष वर्ग में, ना कि महिला वर्ग में। तो महिला वर्ग में वर्ल्ड कप बैडमिंटन का जीतने वाली ये प्रथम महिला है। प्रकाश पादुकोण जो थे वो प्रथम पुरुष थे। लिख सकते हैं प्रकाश पादुकोण कौन है। प्रकाश पादुकोण रणवीर सिंह जी के ससुर हैं और दीपिका पादुकोण जी के पिताजी हैं। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है और दीपिका पादुकोण जी भी बैडमिंटन ही खेलना चाहती थी पर बाद में फिल्मों में आ गई। तो मैं थोड़ा सा इसलिए सोच रहा हूँ कि मैंने कहीं नाम गलत तो नहीं बोल दिया। प्रकाश पादुकोण सही है, दीपिका पादुकोण जी के पिता है सही है, रणवीर सिंह भी सही बोला मैं, है ना। ठीक, हाँ चलिए अब साइना नेहवाल। साइना नेहवाल कौन है? तो भारत की प्रथम महिला जो बैडमिंटन में पहली रैंक प्राप्त करी थी। इन्होंने पहली रैंक बैडमिंटन की। पीवी सिंधु जो है उनकी सेकंड रैंक लगी थी 2017 में, वो सेकंड रैंक तक पहुंच पाई थी, पहली रैंक तक नहीं पहुंच पाई थी। पर साइना नेहवाल काफी लंबे समय तक पहली रैंक पर रही। पर उनसे कौन सा मिस हो गया? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। हालांकि वो मिस नहीं करती तो ऑब्वियसली ये मिस कर जाती। इसलिए हमारे लिए तो क्या है, भारत का कोई भी खिलाड़ी जीते बस चैंपियनशिप हमारे हाथ लग जानी चाहिए, और वो हमारे हाथ लग गए। तो ये चारों खिलाड़ी और चारों खिलाड़ी के अचीवमेंट्स दोस्तों। ठीक है, अब अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था? तो किस सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, औरंगजेब, अकबर और अशोक। तो अशोक की पत्नी के नाम पे, विदिशा देवी के नाम पे इस शहर का नाम विदिशा रखा था। पहले इसका नाम क्या था? बेसनगर। क्या था? बेसनगर। ठीक है, तो बेसनगर इसका पहले नाम था, बाद में अशोक की पत्नी के नाम पर, विदिशा देवी के नाम पर विदिशा रख दिया गया। अब अशोक जो थे उस समय उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के क्या बोल सकते हैं आप? उज्जैन के राजकुमार थे, है ना। बिंदुसार ने जब उज्जैन को जीता था तो अशोक को 18 साल की उम्र में यहाँ का शासक नियुक्त किया था, और बिंदुसार की मृत्यु के बाद में ही अशोक राजा बने थे। ठीक, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अशोक कब राजा बने थे, क्योंकि ये आता है प्रश्न। क्योंकि वो उज्जैन के शासक थे, इसलिए काफ़ी जरूरी है, समझ लेते हैं, थोड़ा इतिहास है, कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे, और बिंदुसार जो थे वो पिताजी थे। अब अशोक का जो जन्म है 304 बीसी में हुआ था। कब? 304 बीसी में या ईसा पूर्व। और 268 ईसा पूर्व वो महाराज बने थे, राजा बने थे। और एक और चीज, कलिंग का वॉर कब हुआ था? ये आईएएस में आ चुका है। तो ईसा पूर्व कलिंग का वॉर हुआ था। कलिंग युद्ध। और मृत्यु कब हुई थी इनकी दोस्तों? 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 18 साल की उम्र में इनको शासक नियुक्त किया गया था उज्जैन का। वहीं से इन्होंने जो विदिशा की राजकुमारी थी उनसे शादी कर ली, और उनका वास्तविक नाम तो कुछ और था, पर विदिशा देवी उनको शायद प्रेम से कहा जाता है, इस कारण विदिशा का नाम पड़ा था। ठीक, अब कलिंग वॉर के बारे में पूछा जा सकता है कि कलिंग वॉर के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, मतलब हृदय परिवर्तन हुआ था। इससे पहले क्या था कि वो युद्ध करना मतलब क्षत्रिय धर्म मानते थे, पर कलिंग का जब युद्ध हुआ और कलिंग वो जब गए तो कलिंग का खून खराबा देखा। कलिंग में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। जब वो घूमे भ्रमण करा उन्होंने, तो उनको आभास हुआ कि युद्ध
को टाला जा सकता था, युद्ध करना जरूरी नहीं था। बस वहीं से उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, और पूरी दुनिया में जो बौद्ध धर्म है आज जिस रूप से फैला हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम अशोक को क्रेडिट दे सकते हैं कि अशोक ने ही अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, जो महारानी विदिशा देवी से ही प्राप्त हुए थे, उन्हें महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका धार्मिक दूत के रूप में भेजा था। तो ये भी पूछा जाता है अपने कौन से पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा गया था, तो महेंद्र और संघमित्रा धार्मिक दूत के रूप में कहाँ भेजा था दोस्तों? श्रीलंका। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। कलिंग का और बता चुका हूं, आज कहाँ है कलिंग? फिलहाल में उड़ीसा में। कब हुआ था वॉर? अपने राजा बनने के 7वें वर्ष, और उसके बाद में फिर धर्म प्रचार में लग गए अशोक और पूरी प्रजा को अपना पुत्र और पुत्री के समान उन्होंने आका। ठीक, एक और प्रश्न आता है कि अशोक ने अपने भाइयों से युद्ध करा था, मतलब 273 में युद्ध स्टार्ट हुआ था राज सिंहासन के लिए। शुरुआत के समय अशोक इंटरेस्टेड था नहीं युद्ध में भाग लेने के लिए, पर जब उसको लगा कि अगर वो अपने भाइयों की जान नहीं लेगा तो उसके भाई उसकी जान ले सकते हैं, जिसमें प्रमुख नाम था शिशु। बस इसी कारण अशोक युद्ध के मैदान में उतरा और बाकी सारे भाइयों को उसने मौत के घाट उतार दिया और खुद राजा बना। और यही कारण था कि उसने युद्ध को टालने की बजाय युद्ध लड़ना ज़्यादा उचित समझा। पर जब कलिंग का युद्ध हुआ और जब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जान, कहते हैं कि लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चलने फिरने लायक नहीं बचे थे। बस अशोक को वहीं से आत्मग्लानि हुई और उसने युद्ध को सदा के लिए त्याग दिया।